कुछ 95 थीसिस को चर्च के डोर पे लगा दिया था और प्रिंट मीडिया का क्या इफेक्ट हुआ, क्या रिवॉल्यूशन हुआ। अब देखिए दैट इज जोहान गुटेनबर्ग। आपके में ये भी दिखाया गया जिन्होंने पहली मशीन बनाई प्रिंटिंग के लिए, जो एक बार में 250 पेज एक घंटे में छाप सकती थी। तो जोहान गुटेनबर्ग इसलिए फेमस है कि फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन बनाई और 3 साल में वो पूरे यूरोप में फैल गई। ठीक है, आगे देखिए। इसका फायदा उठाते हुए 1517 में जो जर्मन के मार्टिन लूथर थे, वो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च पर प्रहार किया। प्रहार कैसे किया? प्रिंट माध्यम के से। और उन्होंने 95 थीसिस सब जगह लिख दी, उससे लोगों के चर्चा का विषय बन गई। सो इट वाज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड वेरियस डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल टू इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ। अब फेथ को कॉमन पीपल इंटरप्रेट करने लगे। ये अब चर्च और प्रीस्ट का ही विषय नहीं रह गया, जो फादर होते हैं ना चर्च के, उनका ही विषय नहीं रह गया, कॉमन पीपल इसको करने लगे। लिटरेसी रेट वेंट अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप। 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ? इन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी जब लोगों के पास प्रिंटेड मटेरियल पहुंचेगा तो क्या होगा? द लिटरेसी रेट इन यूरोप वेंट हाई। ज्यादा लोग अब पढ़ने लगे, अब सुनने से ज्यादा लोग पढ़ने पे ध्यान देने लगे। एंड literacy and many schools got opened in European countries and there was a reading mania among people. Phobia और mania जानते हो? Reading mania का मतलब पसंद करना, पागलपन या दीवानापन। तो reading mania लोगों में फैल गया। Many schools opened. School opened in Europe and रीडिंग मेनिया। मेनिया का मतलब है कि ये पीछे वाले का टेम्परेचर कम कर दीजिए। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या हुआ? और भी कम करना है सर, बढ़ाना है। ठंडी लगी सही है। लिए इधर का क्या करना है? ठंडी लगे तो नीचे का देते हैं, सबके पास है, सही तो क्या करना है? तो चलो ठीक है, 2 डिग्री बढ़ा दी। रीडिंग मेनिया वाज पॉपुलर, तो वाज ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड हो गया। लोगों में पढ़ाई को लेकर के किताब लेके ही बैठे रहते थे, क्योंकि पहली बार प्रिंटिंग मीडिया आया था। People wanted to read books and printers produce books in ever increasing number. लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रिंट मीडिया इतनी किताबें दे नहीं पा रहा था जितना लोग पढ़ना चाहते। People wanted to read book. But print media could not, that is उसको प्रिंट इन दैट स्केल, उतने लार्ज स्केल में वो प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए कुछ और भी किए जाने की जरूरत थी। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। दीज वर एल्मेनाक्स, जो पहले के रिचुअल कैलेंडर्स along with ballads and folk tales। एल्मेनाक जानते हो क्या होता है? कि अगले 100 साल के कैलेंडर एल्मेनाक, वो पहले से कि भाई अगली एकादशी कब पड़ेगी तो तारीख, जिसमें सब चीजें होती है, उसको एल्मेनाक कहते हैं। तो पहले क्या था? पहले से बाइबल ही प्रिंट होती थी, अब एल्मेनाक्स होने लगे, folk tales होने लगे, फिर धीरे धीरे नॉवेल्स भी होंगी जैसे जैसे, क्योंकि टारगेट ए न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा होने।
नाउ इसके अलावा न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। कैसा लिटरेचर? एल्मेनाक। तुम्हारे घर में ऐसा कैलेंडर होता ना जिसमें डिटेल में सब चीज दी रहती, वो भी एक एल्मेनाक ही है। लाइक एल्मेनाक, रिचुअल कैलेंडर्स। रिचुअल कैलेंडर से भी कुछ ऐसा होगा कि जो रीति रिवाज है वो उसमें दिखाए जाते होंगे। रिचुअल कैलेंडर से ये भी हो सकता है कि देवी देवताओं की मूर्तियां हों, ऐसे बाजार में आते हैं ना, वो रिचुअल कैलेंडर। तो रिचुअल कैलेंडर्स along with ballads and folk tales। Ballads and folk tales were printed। What is ballad? सर जो बड़ा वाला जो स्टोरी को पोएम के रूप में लिखते हैं उसको बैलेट कहते हैं। That is ballad is a poem or song। यही चीज है। रिदमिक स्टैंजा, बैलेड यानी रिदमिक स्टैंजा एंड फोक टेल्स, पुरानी जो कहानियां होती हैं, वर प्रिंटेड। इनकी छपाई होने लगी। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन, सोल्ड फॉर ए पेनी। पेनी का मतलब है एक पैसे में भी किताब अब मिलने लगी। जहाँ प्रिंट कितना कॉस्टली हुआ करता था, अमीरों का साधन था, अब पेनी चैप बुक ऐसी सस्ती सस्ती चीजें लोग सम चैप्स वर सेलिंग इट, सो उसको कहते हैं पेनी चैप बुक्स। जो सड़कों पर पैडलर साइकिल में बेचते हैं ना, तो उसको पेनी चैप। तो चैप का मतलब पर्सन, तो पेनी चैप उससे उसका नाम आया। तो इन इंग्लैंड penny chap books which costs a penny for a book। जैसे सेंट होता है वैसे पेनी होता है। was also popular। It was sold in streets by cycle peddlers। It was sold in street by cycle peddlers। Now तो ये धीरे धीरे 18th सेंचुरी तक ये सब होने लगा था। In France, the bibliothèque blue were low-priced book printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers। तो तुम्हारी बुक में अब और आगे देखो क्या चीज दी गई है। वेलम तो तुमने देख लिया, इसके बाद जिक्जी दिया है, जिक्जी ऑफ कोरिया। अगला आप एक फिगर देखिए 108 में, इट इज अमंग द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक प्रिंटेड with movable metal type। It contains essential features of Zen Buddhism। metal type समझते हो, जिसके लेटर्स मूव करे जा सकें, उसको ब्लॉक कर दें और फिर करें, फिर हटा दो, फिर से डालो। मूवेबल मेटल नहीं होता है, जैसे ऐसा मूवेबल, ये देखो ऐसा होगा, आप इसको देख लें, मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटर, तो फिर कुछ पता चलेगा। मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटर, अलग अलग लेटर उसके लगाए जा सकते हैं। metal type printer। ये उसको अरेंज करते हैं लेटर्स को। This is metal, and it was 3D printed. Curious about. देखो ये तो तुमने देख लिया था, पहले किसने बनाया था, दैट इज ये इनका क्या नाम है, जोहान गुटेनबर्ग का बनाया हुआ, यही प्रिंटर था जोहान गुटेनबर्ग का, मूवेबल
मेटा टाइप। और देखिए अलग अलग लेटर्स जो हम लगा सके ना किसी फ्रेमवर्क में, उसको मूवेबल। ये भी तुमने देख लिया, चाइना में ये मिट्टी में, ये क्ले में, ब्रिक से बनाया जाता है। ये भी देख लीजिए मूवेबल प्रिंटर है, ये ब्रिक से बनाया गया है। ब्रिक में लेटर लिख देते थे, उससे मिट्टी में। ये देखो अब इससे ये बना लिया, क्ले को बहुत ज्यादा इसको वो कर लिया। और आगे देखें तो अब इसके ऊपर लेटर लिखा, अब इसे कट करेंगे। देखो ये इसको कट करेंगे, गीली मिट्टी है, फिर पका लेंगे। फिर इस इन लेटर्स को ये अभी मिट्टी को इन्होंने हीट में नहीं डाला, धीरे धीरे रेस्ट होगा। ऐसे बहुत सारे बना लिए। जब बन गया तो इसको फर्नेस में डालेंगे। ये आग में पका दिया, अभी पक गया। अब इस पे इंक लगा लगा के छापते चले जाएंगे। ये देखो अब इसमें अभी अभी तो ब्लॉक तैयार करेंगे, सब ब्लॉक्स हैं। और फिर इसके बाद इन्हीं पर इंक लगा दी। देखो थोड़ा सा और पीछे चलें तो तुम्हें पता चले कैसे। पहले इनको इन्होंने अरेंज किया, ये मूव करते हैं। ये लेटर्स आप देख रहे हो ना, ये देखो ये जैसे ये रख रहे हैं ना, ये मूव करते हैं और इसी पे पेपर रखकर प्रेस कर देंगे। देखना अभी ये रख दिए, फिर इस पर इंक लगा दी। अच्छा हो सकता है ये वैक्स पे रखा हो, क्योंकि वैक्स था ना, वैक्स जम जाएगा। फिर वैक्स पिघला के फिर अलग कर देंगे। इस पर इंक लगा ली। अब इसको ज्यादा ऐसे ऐसे करेंगे कि सिर्फ रेज्ड पोर्शन इस पर आए। कहीं कहीं ज्यादा गीला भी हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही होगा। ये है प्रिंट, समझ में आ गई ना? ऐसा ये बनेगा। So printing press यूज कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस कहाँ दिखता है? प्रिंटिंग प्रेस तो आजकल वो छापता रहता है, एक एक करके ऐसे ऐसे छापता रहता है, फिर हटाता रहता है चीज। बार बार वही चीज है, वो ब्लॉक उसमें हो गया, उसी को छापेगा, उस पर प्रिंट है। वो तो एक ही चीज छपेगी। जैसे कोई कहते हैं 1000 पंपलेट छपवा, तो वो बस उसमें वो ब्लॉक हो जाता है, वही छापता रहता है प्रिंटिंग प्रेस। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, दैट इज बिलियोथेट ब्लू वाज द लो प्राइस बुक प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी। फ्रांस में क्या हुआ देखिए, बिलियोथेट बुक्स छपी जो कि लो प्राइस बुक थी। Bibliothèque blue, what does it mean? That is inexpensive. देखिए inexpensive popular books printed in France during the early, तो इन्हें that is ब्लू लाइब्रेरी कहते हैं। ब्लू लाइब्रेरी भी कहते हैं बिलियोथेक ब्लू को, कि बिलियोथेक यानी लाइब्रेरी और ब्लू लाइब्रेरी। सो ये किस तरीके से दिखती थी, इस तरीके की बुक्स होंगी ब्लू लाइब्रेरी। इससे देखने से तुमको पता चल रहा है ये बहुत चीप बुक होगी और इसके पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होगी। ये बिलियोथेक बुक है, इसका कवर पेज ब्लू होता रहता होगा और ये जो चीप लोग होते होंगे या पुअर लोग होंगे उनको टारगेट करती है, बहुत अच्छी नहीं होती होगी। सो इन फ्रांस क्या हुआ, बिलियोथेक ब्लू वाज प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। और इनके कवर भी कैसे हुआ करते थे, इन फ्रांस बिलियोथेक ब्लू बिलियोथेक का मतलब होता है लाइब्रेरी, एंड इट वाज
blue library were cheap price book in yellow papers. इनके पेपर्स येलो होते थे अखबार वाले. एंड बाइंडिंग, ये बाइंडिंग किसमें की जाती थी? इंडिगो में. ये नील से इसकी कलरिंग की गई. बाइंडिंग इन ब्लू कवर्स. तो उसके बाद ऐसा किया गया. नाउ चर्चेस ऑफ डिफरेंट सब ग्रुप सेट अप स्कूल्स इन विलेज स्प्रेडिंग लिटरेसी एमंग. हाँ, चीप प्राइस बुक है. चीप प्राइस बुक थी और इनका क्या था? येलो पेपर्स पे होते थे. चर्च ने भी अपनी मिशनरी खोल दिया. पंपलेट्स आने लगे तो अपना प्रचार करने लगा. उसने स्कूल खोलने शुरू कर दिए. सो चर्च ओपन सब स्कूल्स इन विलेज स्प्रेडिंग लिटरेसी among peasant and artisan. Spread schools in villages literacy and also set up missionaries, new missionaries. Also सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट और चर्च की मिशनरी बहुत जगह खुली. इंडिया में भी वेस्ट बंगाल के थ्रू ये आई. नाउ द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स. कभी कभी तुम ये देखते हो कि ना मंथली मैगजीन आती है, कोई 15 डेज में आती है, जैसे इंडिया टुडे 15-15 दिन में आती है. तो पीरियोडिकल मैगजीन्स होती हैं, कुछ 3 महीने में भी आती है. तो ऐसी मैगजीन का भी चलन हो गया जो करंट अफेयर्स को उसमें शामिल करने लगी कि 15 दिन में क्या हुआ उसमें छाप देती. थोड़े दिन पहले ये बहुत ज्यादा, अभी तो न्यूज का ऐसा एक्सेस हो गया कि इंडिया टुडे ये सब नहीं चलती हैं. लेकिन पहले तो ये लोग इंतजार किया करते थे कि आज इसकी साप्ताहिकी आने वाली है तो या हाफ मंथली वाली आने वाली, ऐसी बुक्स आती थी पहले, लोग वेट किया करते. तो पीरियोडिकल बुक्स वर नाउ प्रिंटेड. और उसमें क्या रहता था? मैगजीन्स वो कहलाएंगी. मैगजीन्स वर पब्लिश्ड. वो कैसी होंगी? या तो वीकली भी हो सकती है या फिर क्या होगी 2 वीकली, बाई वीकली होगी, या फिर क्या होगी मंथली भी हो सकती है. ऐसे ही होती थी. पब्लिश्ड विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल मैटर्स, यही सब हो सकते थे. तो ये 18th सेंचुरी की बात है. करंट अफेयर्स तो वो करते ही थे. अब उस समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, पॉलिटिकल मैटर तो नहीं बताएंगे, बट करंट अफेयर्स तो किया ही करते. ओके, नाउ along with entertainment, entertainment का भी उसमें कुछ ना कुछ रहता होगा लोगों के लिए. The discovery of Isaac Newton and the writing of thinkers like Thomas Paine, Voltaire and Jean-Jacques Rousseau were widely printed and read. तो कई चीजें उस समय आइजैक न्यूटन उसी समय के थे कंकरेंट. तो उनकी जितनी डिस्कवरी थी, रूसो की बात पढ़ी गई. अगर रूसो है, जैसे हमने नहीं देखा था कि जीन पॉल मॉरत और ये सब है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनकी बातें कैसे लोगों तक पहुंची और कैसे रिवॉल्यूशन हो गया फ्रांस में. क्या इसमें प्रिंटिंग मीडिया का कोई योगदान था? तो इन्होंने पब्लिश किया, लोगों ने पढ़ा. तो डिस्कवरी ऑफ आइजैक न्यूटन और थॉमस पेन, थिंकर्स, ये तो साइंटिस्ट हैं, एंड थॉमस पेन या रूसो जो कि थिंकर थे, एंड
वोल्टेयर एंड जीन जैकस रूसो, ये सब रिवोल्यूशनिस्ट थे। These were revolutionists. जिन्होंने बताया नेशन क्या होता है, राजा का क्या काम होता है, प्रजा के साथ राजा का क्या रिलेशन, ये सब बताया गया। These were widely printed and read. Okay. By mid 18th century there was, यानी 1750 में क्या हुआ, कॉमन कन्विक्शन दैट बुक वर ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। लोगों में ये मान लिया गया, शुरू में डर था कि बुक आएंगी तो लोगों को गलत कन्वे हो जाएगा मैसेज, उसका मिस यूज हो जाएगा, लेकिन बाद में लोग ये मानने लगे ये सही चीज़ है। मैनी बिलीव दैट बुक कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोजिशन एंड tyranny. So many believed that book is a source of enlightenment. Many believed, जबकि other believed that it can take out of disposition. Disposition का क्या मतलब है, निराशा से ही हमें निकाल सकती है। Disposition and we can overcome tyranny, आतंक से भी हमें लड़ने में, and make us able to fight against tyranny. सर, हाँ बोलिए। सर वो डेस्पोटिज्म डिस्पोटिज्म लिखो, डिस्पोजिशन, डिस्पोटिज्म लिखो, ठीक है। अब देखिए, many historians argue that print culture created the condition within which it was the print culture due to which French Revolution, ठीक है, moved ahead, was possible. ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज पॉसिबल ड्यू टू प्रिंट कल्चर। Print popularized the idea of enlightened thinkers. So thinker could convey their message. हाँ बोलिए। वो लास्ट बोलते हैं That is tyranny. Tyranny का मतलब आतंक। तो किसी भी राजा का आतंक हो या किसी का, अगर हमें उसे ओवरकम करना है, so if we are enlightened, then only we will be motivated, we will be together. क्योंकि उस समय अगर मीडिया के नाम पे देखोगे तो प्रिंट मीडिया ही था जो दूर दूर तक फार एंड वाइड रीच कर सकता था, तो इसलिए ये हमें प्रिंट मीडिया करता था। Many of the thinkers, how the idea of thinkers were conveyed, it was due to print media only. So the idea of thinkers was conveyed far and wide, दूर दूर तक कैसे गया, by print media only.
ओके, by 1780 there was a outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. 1780 तक तो अब लोग राजा का मजाक उड़ाने लगे, ऐसी बुक्स बाजार में भरमार हो। सो बाय 1780 ठीक है क्या होने लगा, क्योंकि आपको मालूम है 1779 में ये जो बास्टील पर अटैक हुआ था, कब हुआ था, यही 89 में हुआ ना, तो फिर इसका मतलब है कि 1789 में हुआ है, तो 1780 तक अब लोग राजा का मजाक उड़ाने लग गए हैं प्रिंट मीडिया से। अब इसके बाद यही काम होने वाला है बाय 1780 ठीक है। देयर वाज, अब क्या होने लगा, outpouring of literature, there were abundant literature, abundant का मतलब है भरमार हो गई, among people that is questioning royalty and their morality. This paved the path of French Revolution. इसके बाद ही तो अटैक हुआ, इसने रास्ता तैयार कर दिया। This paved the path of French Revolution हुआ, उसके बाद फिर और भी हुए, path of French Revolution। Now, print created a culture of dialogue and debate. इसी की वजह से तो आपने बुक में देखा कि जिग्जी ऑफ कोरिया जो मूवेबल प्रिंटर से छापी गई है, ओल्डेस्ट मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटर्स, हमने वो आपको मिट्टी के बताया, ऐसे मेटल में भी बनते होंगे वो एम्बॉसिंग करके। तो दिस इज व्हाई इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी, अभी तक वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में। एक और भी बुक है, व्हाइल द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द बुक इज अनअवेलेबल, द सेकंड वन इज अवेलेबल इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस। इसका जो सेकंड वॉल्यूम छपा था वो वहाँ पे रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखो, द पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल, ये तो आप लोगों ने देखा था कि कितनी आर्टिस्टिक मैनर में उन्होंने छापी थी। जो सही पेज होगा इसका तो बिल्कुल अच्छे प्रिंट में होगा, तो पता चलेगा कि काफ़ी। उसके बाद देखिए ऊपर से मशीन की देवी आ रही है, दैट इज प्रिंट मीडिया की डीटी, और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे कई जिन्होंने प्रिंट मीडिया में कंट्रीब्यूट किया उनका नाम है, प्रिंट एंड डिसेंट। नेक्स्ट देखिए सर वो दिस में क्या लिखा है? क्या, दिस सेकंड कास्ट पेव्ड, दैट इज इट, पेव्ड द पाथ, इसने रास्ता दिखा दिया, ईंटें बिछा दी। पेविंग का मतलब, पेविंग द पाथ का मतलब लेड आउट द पाथ। अब देखो कि आगे देखिए प्रिंट एंड डिसेंट पे आइए। प्रिंट एंड डिसेंट में क्या दिखाया गया, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस। अलग अलग तरीके से लोगों में इंटरप्रिटेशन हुए, अलग अलग ब्रांचेस बने। यानी आप देखेंगे कि इसके बाद जो क्रिश्चियनिटी, उसकी बहुत सारी ब्रांच है, रोमन कैथोलिक, सीरियन कैथोलिक, यहाँ सीरियन कैथोलिक चर्च है ना, तो ब्रांच बनने लगी। जैसे जैसे लोगों में डायलॉग होने लगे, डिबेट होने लगे, तो उनके आइडिया में मतभेद होने लगा। लोग तो थिंकिंग कर ही सकते थे, उनकी थिंकिंग को उसने वाइड स्कोप दिया। एंड नाउ इट वाज द रिलीजियस, जो अलग अलग ब्रांचेस बनने लगे। यहाँ क्या दिखाया गया है, दैट इज मैकाबरे डांस, दैट इज दिस 16th सेंचुरी। ये वाला प्रिंट देखिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, the fear of printing was dramatized in visual representation. In this highly interesting woodcut
द कमिंग ऑफ प्रिंट इज एसोसिएटेड विद एंड ऑफ वर्ल्ड। इसमें दिखाया गया है साइट ऑफ ए डांस ऑफ डेथ। स्केलेटल फिगर्स कंट्रोल द प्रिंटर एंड वर्कर डिफाइन डिक्टेट हु विल बी डन। ऐसे दिखाया जा रहा है कि अगर प्रिंट आएगा तो इससे वर्ड का अंत हो जाएगा। इसे कहते हैं मकबरी डांस। मकबरा वर्ड तो सुना ही होगा, तो मकबरा का डांस है। जैसे आपने देखा ना कि ताजमहल एक मकबरा है, तो उसी को कहा गया मकबरी डांस। तो यहाँ पर डेड पीपल्स, ये वाला देखिए, इसमें यहाँ दिखा गया कैसे मकाबरे हैं मकाबरे मकाबरे डांस। मकाबरे का वर्ड का मीनिंग देख लें तो मकाबरे यहाँ स्केलेटन दिखाया गया है, ठीक है। दैट इज, इसका मीनिंग देखा जाए, मकाबरे मीनिंग Macabre means gruesome and horrifying, often linked to death in a grim way. डेथ इन ए ग्रीन वे मतलब वही जो होता नहीं है कि डेथ होना, उसी को ही रिलेट किया जा रहा है, एसोसिएटेड विद डेथ। सही है ना, तभी तो मकबरा वर्ड आ गया। सारे एक दूसरे लैंग्वेज एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाया भी गया है। नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसमें ये दिखाया जा रहा है इसमें कि अगर प्रिंट मीडिया आएगा तो लोगों के लिए रीडिंग मेनिया हम लोगों ने देख ही लिया है कि लोगों में रीडिंग का मेनिया। नेक्स्ट पेज पे आइए, रीडिंग मेनिया के बाद क्या है, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, चैप बुक्स एल्मेनाक्स, ये सब वही हेडिंग है जो इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, पढ़ो। चैप बुक हम लोगों ने पढ़ लिया, एल्मेनाक पढ़ लिया। आगे देखो, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ दिखाया गया है कि टायरनी लोगों से अंत करने के लिए किस क्या चीज आई, इट इज ओनली द बुक विच कैन एंड द टायरनी एंड मेक अस एबल टू स्टैंड अप। तो ये चीज बताई, इसको किसने बताया था, मर्सियर ने। मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, कि तुम्हें कांपना होगा इन लेखकों के आगे, लेखकों से अब तुमको खतरा है। वर्चुअल राइटर जो ये सब लिखते हैं, राइटर्स के लिए। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, अभी हम लोग यहीं पर हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे आया। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है, एक और डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें क्या चीज दिखाई गई है, हाउ डू वी लुक एट दिस, द नोबिलिटीज एंड कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो नोबिलिटीज को और इन दोनों को एक ही पेज पे छाप दिया किसी प्रिंटर ने, और वो सब तक पहुंचा दिया कि नोबिलिटीज कैसे आराम से रह रहे हैं और गरीब लोग नीचे कैसे रहे, उनकी तुलना दिखाई गई। ऊपर नोबिलिटी को देखो और नीचे कॉमन पीपल को देखो। सो इन दिस वे लोगों को एजिटेट किया गया। नाउ दे वर क्वेश्चनिंग द रॉयल्टी एंड देयर मोरालिटी, यही चीज तो लिखी है हम लोगों ने कि उनकी क्वेश्चन। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, दैट इज अगला डायग्राम देखिए आप, दैट इज फ्रंटिस्पीस ऑफ पेनी मैगजीन। अब ऐसी मैगजीन आने लगी जो पेनी में ही मिल जाती थी, सस्ते दामों पे मिल जाती थी। पेनी मैगजीन वर पब्लिश्ड 1832 and 1835 in England by the Society for the Diffusal of Useful Knowledge. It was aimed primarily at working class, जो सस्ते में उनको मैगजीन दिला देते थे। It was all covered. Next पेज पे देखो, that is further innovations। अब इसमें क्या क्या हुए, अब इसके बाद मिड सेंचुरी में रिचर्ड एम हो ने प्रिफर्ड द पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस। अब सिलिंड्रिकल प्रेस चलने लगी, वो 8000 पन्ने पर घंटे छाप देती थी। जरा पढ़ो तो, 8000 शीट्स। कहाँ पहले जो आपने ये जो गुटेनबर्ग वाली देखी तो 250 पेज पर आवर छापती थी, और अब कितना होने लग गया, न्यूयॉर्क में बनने लगी। इसी में ऊपर लिखा हुआ है 8000 प्रिंट्स पर आवर में छपने लग गई। सो दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली फॉर न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आने लग गए नाउ, और ये 6 कलर्स में आने लग गए। लेट 19th सेंचुरी में ये ऑफसेट प्रिंटिंग हो गई, 6 कलर में आने लगे। चलिए अब इसके बारे में कुछ लिखते हैं कि फर्दर इनोवेशंस के बारे में। नाउ in 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large number of new readers including children। 19th century में अब क्या हुआ, 19th century का मतलब 1800 के बाद लीप आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई पढ़ने वालों की, बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट हो गया। हाँ, in 19th century
देयर वाज ए लीड, किसमें लीक हो गया? इन लिटरेसी रेट इन यूरोप। इससे क्या हुआ? सो देयर वाज ए लीप इन लिटरेसी रेट, सो न्यू रीडर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स इमर्ज्ड आउट। जो कभी किताब नहीं पढ़ते थे वो भी पढ़े, वुमेन जो कभी किताब नहीं पढ़ती थी वो भी पढ़ने लगी। सो नाउ न्यू रीडर्स इमर्ज्ड, like children, readers like children, women and workers emerged out. Okay, a primary education became compulsory for the late 19th century. 1875 के बाद ये कंपलसरी हो गई। Children became an important category of reader. Now primary education. प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि 5 तक की शिक्षा, 5th तक, उसे प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। Was compulsory, was made compulsory. कब कर दिया गया? इन दैट इज लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। अभी तक इंडिया में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कि अब इंडिया पे भी आएंगे लोग ना। In 1857, a children press devoted to literature for children alone was set up in France. तो 1857, ये भी 19th सेंचुरी का सेकंड हाफ कहा जाएगा। In 1857, a children printing press was established. Children press was in France, which is devoted, which printed only material related to children. Now, lending libraries had been in existence from the 17th century onwards. फिर ऐसी भी लाइब्रेरी आने लगी जो पैसे में किताबें कुछ दिन के लिए देती थी, lending libraries का भी। Now, there was a trend of हम लोगों के समय में भी जब हम लोग को बचपन में 10 पैसा पॉकेट मनी मिलता था या कोई दे के जाता था, कोई आता था तो हम लोग को 10 पैसा या 20 पैसा तो दे के जाता ही था, तो हम लोग दौड़ते थे वहाँ किताबों की जो कॉमिक्स बुक है ना, वो 1 घंटे का 10 पैसा देता था। तो अगर आपने 1 घंटे के बाद पढ़ के दी तो उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज देता था। तो हम लोग जल्दी जल्दी उस किताब को पढ़ते थे कि उसे 1 घंटे में ही खत्म करनी है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा। तो उस समय बहुत चलन था। अब तो बुक्स लोग खरीद लेते हैं कॉमिक्स की, कोई किराए पे तो नहीं है कोई दुकान ना, लेकिन लेंडिंग लाइब्रेरी का तब भी चलन था। अभी लेंडिंग लाइब्रेरी है, लोग लेते हैं पैसा देके। सो लेंडिंग लाइब्रेरी वाज पॉपुलर एट दैट टाइम। नाउ इसके बाद इन 19th सेंचुरी द लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकम instruments for educating white collared worker, artisan and lower middle class people. जो लाइब्रेरी फिर इसके बाद पॉपुलर सब में हो गई। व्हाइट कॉलर जॉब किसको कहते हैं? जो सही काम करते हैं, व्हाइट कॉलर, ऊंचे पदों पर है, उनके बीच में भी लाइब्रेरी अब पॉपुलर हो गई। सो now at the end of 19th century क्या हुआ?
end of 19th century, library became popular. यानी ये बात की जा रही है 1880 की बात की जा रही है. अब इंडिया में कब आया? क्योंकि ये जो जहांगीर था वो किताबों का बहुत प्रेमी था और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु. इतनी किताबें थी इसके लाइब्रेरी में जहांगीर महल में कि वो सीढ़ियों से चढ़ के निकालनी पड़ती. इसी से गिर के मारा. 36 साल की आयु में. तो इसका मतलब उस समय आ गई होंगी, जब तो इतनी किताबें उसके पास कहां से आ गई. Among white collared workers, चलिए और इसके अलावा आर्टिजन जो श्रमिक थे एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल. आर्टिजन का क्या मतलब होता है? श्रमिक एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल. अब देखिए, थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग प्रेस. जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है कि अब ये हो ने कब ये बनाया था प्रिंटिंग प्रेस? मिड 19th सेंचुरी, यानी 1850 में इन्होंने बनाई होगी. रिचर्ड हो ने, जिसमें 8000 शीट्स छापी जा सकती हैं. और आगे उसी चित्र में बुक में देखो, इन 1920 द पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज. इसको शिलिंग सीरीज कहा जाता था. और विद द ऑनसेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन पब्लिशर feared a decline in book purchases. To sustain buying, they bought out cheaper paperback edition. अब देखो इस चित्र के ऊपर देखो, यही सब चल रहा था. और तभी लेट 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? इन लेट 18th सेंचुरी द प्रेस came to be made out of metal. जो वो चीज ब्रिक में थी वो मेटल में आने लगी. पहले वुड में भी रही चाइना में, और फिर उसके बाद इन मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी क्या हुआ? 1850 के बाद मिस्टर हो हैज डेवलप्ड ऑफ न्यूयॉर्क. ठीक है, डेवलप्ड ए सिलिंड्रिकल प्रेस. कभी तुमने सिलिंड्रिकल प्रेस में न्यूज़पेपर छपते हुए देखे? नहीं देखे? उस चीज को देखो कि कैसे छपते थे. ये बहुत समय तक इंडिया में, अभी भी 30 साल पहले तक चलता रहा. इस चीज को चेक करो. प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स इन सिलिंड्रिकल प्रेस. खटखट खटखट उसमें से Printing of निकलते चले newspaper जाते. in ये देखो cylindrical press. ऐसे छपते थे. ये और भी पहले का दिखा, और थोड़ा दिखा है. लाइट ये देखो. This inventor was unalive by his own invention. William Bullock invented the web rotary printing press. Huge improvement on Howe's rotary press. अब ये चीज By his own invention, tried to kick a driving bell. बट इस तरीके से प्रेस होता था जिसमें ये पेपर बहुत छपते थे. ये देखो, इसमें देखो. ओल्ड प्रेस है, इसमें देखो ऐसे इसमें छपता था. प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर इन ओल्ड टाइम्स. Printing of newspaper in old times. सारे सरकारी
कामों को ऑनलाइन करना सीख लो और उसके लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर। ये देखो। ऐसे होता था, अब इसमें प्रिंटिंग तो ये दिखा जिसमें रोलिंग होता दिखा रहे हैं, बट ऐसे ही चलता रहता था। इसे ऐसा ही प्रिंटर भी होता था। और थोड़ा पीछे दिखाएं तो जिसमें न्यूज़पेपर इसी में रोल होगा, उसी में से ही निकलता जा रहा होगा। ये अलग अलग पेपर है। तो ये किसका करना था बताओ? दैट इज मिस्टर हो ने इस तरीके का किया एंड इट वाज यूज्ड। ये सिलिंड्रिकल प्रेस कहलाती है। इट वाज यूज्ड टू प्रिंट न्यूज़पेपर। तो जो चीज वीकली मैगजीन चलती थी वो डेली पे आ गई। पहले तो हमने वीकली और मंथली देखा था ना, अब कैसा हो गया? डेवलप्ड a cylindrical press which can print 8,000 prints per hour. सर इसमें लिखा इसका नाम रिचर्ड एम वो था। रिचर्ड एम हो, इसका पूरा नाम लिखो, एम हो लिख लीजिए, सही है। सो पर आवर करते थे। इट वाज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, इसके बाद और क्या डेवलपमेंट हुआ? तो इसमें देखिए नाउ इन 1920 में क्या हुआ? ये तो 1850 हुआ, मिड 19th सेंचुरी क्या होती है? उसके 70 साल बाद इंग्लिश पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज। इसको सेलिंग सीरीज कहते हैं कि अगला अंक आगे। ऐसे तुमने कोई कॉमिक्स पढ़ी है कि अगला अंक आगे, आधी कहानी सुना दी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो उसको शेलिंग सीरीज कहते थे। वो शेलिंग्स में बिकता था। सो in 1920 there was shilling series. shilling एक वहां का जो पाउंड होता है उसका 1/7 हिस्सा होता है, ठीक है। in England there was published shilling series. shilling क्या होता है? एक पाउंड का सामान, जैसे हमारे पैसा होता है, लाइक पैसा। सीरीज, ठीक है। That is stories in parts. एक पार्ट में। फिर उसके बाद 1930 में क्या हो गया? In 1930, ठीक है, on set of Great Depression. Great Depression कहां पर आया था बताइए? अब देखो, ग्रेट डिप्रेशन वॉल स्ट्रीट में आता है। तुम लोग जानते हो जैसे हमारे यहाँ का सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या इसी तरह निफ्टी 50 है, यानी जो हमारे मेन 50 हैं। तो उसी तरीके से अमेरिका का कौन सा है बताइए? वॉल स्ट्रीट। क्या था बताइए? वहां का स्टॉक एक्सचेंज यूएसए का कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज का वॉल स्ट्रीट। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं है, वॉल स्ट्रीट है। वहां पर क्या है? वॉल स्ट्रीट है। जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे वहां पर क्या है? लेकिन आप सोचिए कि 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो गया। इसमें सबसे ज्यादा अमीर कौन सा देश बना? अमेरिका। क्योंकि इसने हथियार बनाए और बेचे, सैनिकों की वर्दी बनाई। तो और कभी वर्ल्ड वार में सिर्फ 6 महीने के लिए गया है लास्ट में, बाकी 3.5 साल इसने बेचा ही ये सामान, सबसे ज्यादा अमीर हो गया। अच्छा बताओ, जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो सबसे ज्यादा गरीब कौन हो गया? यूरोपियन कंट्रीज। पूरा यूरोप ही लड़ रहा था और उन्हीं के ऊपर बम गिर रहे थे। तो हारा कौन बताइए? वर्ल्ड वार 1 के बाद इंग्लैंड हारा, वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर और हारा, सबसे ज्यादा कमजोर हो गया। और ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि भारत को स्वतंत्रता मिल गई। हम लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने दिलाई, बट ये ज्यादा सच्चाई नहीं। वो इतना वीक हो चुका था कि अब इट वाज सो इम्पॉवरिश्ड दैट इट कैन नॉट रेन ऑन एनी कंट्री। उसने सारे कॉलोनी छोड़ दी पूरे वर्ल्ड में, हमारी भी छोड़ दी। तो अब बताइए, जब यहाँ पर अमेरिका में क्या अभी भी वहां पर टोपी और ये सब बनेंगे जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया? तो लोगों के पास जो सारे कमाई के साधन थे सब बंद हो गए। और उसके बाद जो वहां का सेंसेक्स था वो 1929 में या 30 में क्या हुआ बताओ? धीरे धीरे थोड़े दिन तक तो उसने बनाया, लेकिन वो बिकना बंद हो गया। तो सेंसेक्स ऐसा डाउन हुआ कि डॉलर डाउन टू अर्थ आ गया।
उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ट्रॉली में पैसा ले जाते थे, एक कप चाय पीते, ऐसी हालत। हाइपर इन्फ्लेशन आप लोगों को मालूम है ना, ऐसा ही होता है कि नहीं? जर्मनी में भी हुआ था। तो ये चीज हो गई। ऐसे समय में प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, अब 1930 में जैसे ये कब हुआ, ग्रेट डिप्रेशन, इसको कहते हैं महामंदी, दैट इज रिसेशन। ग्रेट डिप्रेशन का दूसरा नाम क्या है, रिसेशन, या इसका और किसे क्या कहते हैं, महामंदी। इसी की वजह से आपको मालूम है हिटलर भी आ गया था पावर में, रिसेशन की वजह से। उसने वीमर रिपब्लिक को क्या किया था, वीमर रिपब्लिक के समय में आई थी, सब लोगों ने वीमर रिपब्लिक को कंडेम किया और हिटलर पावर में आ गया इसी की वजह से, रिसेशन। उस समय इंग्लैंड ने अपने यहाँ की किताब तो छप रही थी, लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, उसने अपनी किताबों की कीमत 20% कर दी, किताबें और सस्ती। तो प्रिंटिंग प्रेस में फिर और होगा, चीपर हो गई। So that is now, यहाँ देखिए सब जगह इंग्लैंड में। अब यहाँ पर ये वाला चित्र देखो लास्ट में, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटन रेलवे स्टेशन पे कि लिथोग्राफ बाय एल्फ्रेड दैट इज कॉन्सेनन, प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस वर प्लास्टर्ड ऑन स्ट्रीट वॉल। सब जगह प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट ही होते थे, ये प्रिंटिंग प्रेस का ही कमाल था। सब जगह ये जो प्रिंटेड होते थे ना वही चिपकाए गए। तो in onset of Great Depression, the prices of books came down to earth. बस इतना लिख दो, prices of books came इस तरीके से। लेकिन अब हमें देखना चाहिए कि इंडिया में जब जहांगीर लाइब्रेरी की सीढ़ियों से मरा था, तो क्या उस समय भी प्रिंट आ चुका था इंडिया में कि नहीं आ चुका? तो का बेटा था या बाप? देखो, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसा चला। तो इन इंडिया क्या हुआ, नाउ रिचर्ड हो ने इसको किया 19th सेंचुरी में, द नॉवेल्स वर पब्लिश्ड, और नॉवेल के लोग पसंद करने लगे। इंडिया हैज ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंडिया के बारे में समझिए, इंडिया है जो हाथ से लिखा जाएगा उसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। So India had a very old tradition of handwritten manuscript. आप इसी से समझ लें, मेन्यू का मतलब क्या होता है, मैनीक्योर और पेडिक्योर। हाथ को मैनी कहते हैं और मैनीक्योर, और इसी से स्क्रिप्ट का मतलब एनीथिंग व्हिच इज स्क्राइब्ड इज नोन एज स्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखा जाए तो मैन्युस्क्रिप्ट। तो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन एज वेल एज वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन सभी भाषाओं में लिखी जाती थी। दैट इज संस्कृत, अरेबिक। इसका मतलब है कि जब मुगल शाह या दूसरे राजा रहे या डेक्कन सल्तनत रही, उस समय भी इन सब में लिखा जाता रहा। एंड पर्शियन एंड एज वेल एज वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब इसका मतलब समझो, देखो अलग अलग चीजें हैं। पर्शियन कौन थे, फारसी लोग थे। ईरान, पर्शिया किसको कहा जाता है, तो ईरान की जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लैंग्वेज मानी जाती है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इतनी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो फारसी सबसे कठिन लैंग्वेज मानी जाती थी। संस्कृत के तो इतने बोलने वाले थे नहीं, तो इसको कंपेयर नहीं करते थे। अरेबिक कहाँ पे बोली जाती थी, दैट इज सऊदी अरेबिया, इन सब में अरेबिक चलती थी। वो तो बहुत कठिन है, वो समझना मुश्किल है। तो अरेबिक और पर्शियन और वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा, जो लोकल लैंग्वेज में सब में मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी।
तो सभी भाषाओं में हाथ लिखित आपको मिल जाएंगी इंडिया में। ओके, नाउ मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर। तो इससे क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स। आप लोग ऐसे देखें, पत्तों पर लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीव्स। बुक में अगर डायग्राम नहीं तो ऐसे देख लो, ये जितने भी हमारे वेद हैं वो रस्सियों से बंधे हुए हैं, ताड़ पत्थरों पे लिखे हुए। जरा चेक करो, ऐसे लिखा रहता है पाम लीव्स। ये मोटे होते हैं, ऐसा नहीं टूटते नहीं है, काफी थिक होते हैं, 3 mm 4 mm पाम लीव्स होती है, बहुत मोटी होती है पाम के पत्ते। ठीक है, तो उस पर ये लिखे रहते थे। इट वर रिटन कॉपीड ऑन पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर का कुछ नहीं है, बस पेपर को पेस्ट करके अल्टीमेटली पानी में मिला के घोल के रख दो, वही हैंडमेड पेपर। तो सबको मालूम है कैसे बनता है। नाउ प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में कब आए? इट केम टू गोवा। और कौन इसे लाया? नाउ प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इसे स्पेन के पोर्तुगीज लाए, पुर्तगाली लोग। दैट इज प्रिंटिंग प्रेस first came to Goa. So it was brought by Portuguese. Portuguese कहाँ के होते हैं? स्पेन के। स्पेन पुर्तगाल के लोग होते हैं। इनको पिग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जहां भी इनका पार्टी चलती है वहां वॉमिटिंग स्पॉट्स होते हैं। ये कहते हैं मैंने तो खाना 6 बार उल्टी किया, 6 बार। इसको बहुत शुभ माना जाता है, खा के पलटना और फिर खाना, इसीलिए इनको पिग ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। इवन इनमें टेबल, डाइनिंग टेबल पे भी कोई वॉमिट कर देता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता, इसीलिए इनको पिग ऑफ वर्ल्ड। ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं और उलटते पलटते रहते हैं। Now, it was brought by Portuguese in mid 16th century. सबसे पहले जो खोज हुई है, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, वो भी पुर्तगाली था और स्पेन सबसे पहले एक्सेस किया। बाद में ब्रिटेन ने भी एक्सेस किया और उसने पोर्तुगीज को गोवा तक ही सीमित कर दिया। गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ और उसको हमने पुर्तगालियों से ही 1975 में गोवा में मिला है। तो तुम्हें समझ में आ गई बात सारी, क्योंकि पाकिस्तान उधर से आ रहा था, हम इधर से आ रहे थे, हम 1 घंटे पहले पहुंच गए, गोवा मिल गया, नहीं तो पाकिस्तान ले जाता, वो झंडा गाड़ देता। वहां पता चला रे पाकिस्तान जा रहा है, तो इन्होंने कहा तुम पहले पहुंचो, उसके झंडा गाड़ दिया। तो अदरवाइज ये हो रहा था। तो आपने समझा कि सबसे पहले कौन आया इंडिया में? पोर्तुगीज आए। वास्को डी गामा कौन था? पोर्तुगीज। इंडिया में आलू कौन लाया? बटाटा, पोर्तुगीज। इसी को बटाटा बड़ा कहते हैं ना बंबई में। चलो ना, इसके बाद कैथोलिक priest printed the first Tamil book in 1579। तो आप देखो मिड 16th सेंचुरी का क्या मतलब समझते हो? That is 1550 तो हुआ, और 1579 में क्या हुआ? In 1579 in Cochin। कोचीन में, कोचीन कहाँ है? दैट इज केरल, है ना? केरल में होगा ना। और वहाँ पर फर्स्ट तमिल बुक, मैं एक बार चेक कर लूँ, है ना? बीच है हाँ। तो फर्स्ट तमिल बुक वाज प्रिंटेड, फर्स्ट तमिल बुक was printed। किसके द्वारा प्रिंट की गई? बाई ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने किया या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है? कैथोलिक प्रीस्ट।
ये एक तरीके की मिशनरी थी जो भारत में क्या करना चाहती थी, प्रचार करना चाहती थी। जितने यूरोपियन कंट्रीज थे मोस्टली वो क्या थे, दैट इज क्रिश्चियंस थे, और वो कैथोलिक का ही प्रचार करना चाहते थे। आप कैथोलिक के बाद आपको पता चल गया मार्टिन लूथर की वजह से वहां पर क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट्स की एक हो गई जो विरोध करते थे, प्रोटेस्टेंट, और एक रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक ने अपनी मिशनरी खोल दी कि फार एंड वाइड हम अपना प्रचार करेंगे। इसके बाद अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उसने प्रेस मंगवा ली भारत में। सो दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम यूरोप। ईस्ट इंडिया उसको अपना एक्सपेंशन करने के लिए प्रेस की जरूरत पड़ी, ठीक है। बिगेन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम यूरोप, यानी अर्ली डेवलपमेंट तो चाइना में हुआ लेकिन मेजर डेवलपमेंट न्यूयॉर्क में हुआ, और न्यूयॉर्क के बाद थोड़ा बहुत तो फिर यहाँ पर भी इंग्लैंड में भी होने लगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में ज्यादा डेवलपमेंट हो, मिस्टर हो या एम हो के नाम से नहीं, रिचर्ड एम हो ने क्या किया, देश प्रेस बना दी सिलिंड्रिकल, वो अभी तक चल रही थी। 1775 में जो हम लोग पास न्यूज़पेपर आते थे इंदिरा गांधी की डेथ तक, वो हम लोग सिलिंड्रिकल प्रेस वाले ही पेपर पढ़ते थे। 84 में जब डेथ हुई थी तो सब न्यूज़पेपर दिखा रहे थे, वही रोल्ड हुआ। अब बदल गए हैं लेकिन पहले से, अब सिलिंड्रिकल बंद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, फिर 1780 में ऑगस्टस हिकी बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट वीकली मैगजीन, ठीक है, बंगाल गैजेट। इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी, गैजेट क्या होता है यहाँ पर, जेम्स ऑगस्टस हिकी now began to publish, उन्होंने begin to publish बंगाल गैजेट। गैजेटेड ऑफिसर जानते हो, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी लिस्ट निकलती है। इवन जो आप लोगों में से कईयों के फादर JWA जूनियर वारंट अफसर होंगे, उनको गैजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है। ये कौन दे सकता है, ये पोस्ट कौन देता है, प्रेसिडेंट। कोई भी गैजेटेड अफसर होगा प्रशासनिक, इवन उसको सर्टिफाई करने का भी अधिकार है। सो दिस पोस्ट वास, तो उनकी लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट को कहते हैं गैजेट। और इस पत्रिका का क्या नाम था, बंगाल गैजेट। बोलो बात समझ आए। तो किसी ऑफिशियल व्यक्ति को ही निकालनी थी, वो उन लोगों को बहुतों को प्रमोट करता होगा, सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेता होगा। प्रेसिडेंट का अप्रूवल है, वो उसमें साइन करेगा तब तुमको मिलता है वारंट, जूनियर वारंट अफसर। उनको गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते। तो बंगाल गैजेट सबसे पहले किसने निकाला, ठीक है, दैट इज वीकली मैगजीन। वीकली कितने अफसर बने ये वो निकालता था, और भी चीजें होती होंगी। वीकली मैगजीन, आगे देखिए, दैट इज 19th सेंचुरी में, अभी तो 18th सेंचुरी चल रही है। द प्रिंट मीडिया ग्रेटली हेल्प द रिफॉर्मर्स टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। राजा राम मोहन राय उस समय बंगाल के थे, बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस पहुंच गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही सक्सेस लिया था। तो उनकी भी बातें, जो रिफॉर्मर्स थे, विधवा विवाह को रोकना, ये सती प्रथा को रोकना, इन सब को रोकना, सती हो जाते थे, तो ये रिफॉर्मर की बात कैसे लोगों तक पहुंची। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में सबसे पहले कहाँ के थे, बंगाल के। बंगाल में ही सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास हुआ, सबसे ज्यादा लॉरेट्स हुए। क्यों हुआ, क्योंकि बिहार तो बाद में बना, लेकिन शुरू में जब तुम पढ़ोगे तो जितने भी राइटर्स आपके में, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी या जिन्होंने हमारी वंदे मातरम लिखा है, वो सब जितने भी लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वो सब कहाँ के हैं। अल्टीमेटली जैसे जैसे प्रेस बढ़ा, लोगों में उनको पढ़ने की लालसा बढ़ी,
उन्होंने और कविताएं लिखना शुरू किया। आपको मोटिवेशन मिल जाए कि लोग पढ़ रहे हैं और लिख लिख के रखते रहो, कोई पढ़े ही ना तो तुम लिखोगे क्या? और लिखते ही लोगों तक पहुंच जाए तो सोचो राइटर कितना लिख डालता है, और तुम लिख डालो कोई ना पढ़े, यही चीज सही है ना। सो इसलिए आप जो अर्ली राइटर्स और जो थिंकर्स देखोगे सब बंगाल के हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब प्रेस मंगानी शुरू कर दी। सबसे पहले जो उसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, कौन सा है? जो व्हाइट मार्बल का बना हुआ एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, दैट इज वो उनका हेडक्वार्टर था। विक्टोरिया मेमोरियल, वो उनका हेडक्वार्टर था। कई सालों तक उनकी राजधानी थी ब्रिटिशर्स की, बाद में दिल्ली। चलिए, इस तरीके से राजा राम मोहन राय, इसके अलावा इन 19th सेंचुरी का मतलब 1800 के बाद 19th सेंचुरी प्रिंट मीडिया हेल्प इंडियन रिफॉर्मर्स, ठीक है, टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज। Okay. Now, Raja Ram Mohan Rai published the Samvad Kaumudi and Hindi Orthodoxy, commissioned the Samachar Chandrika to oppose his views. उन्होंने संवाद कौमुदी ऐसी कई किताबें लिखी जो एक तरीके की समाचार पत्र ही थी। तो भारत में भी समाचार पत्र होने लगा। सो इट वाज, अगर आप कहें कि सबसे पहला जो पीरियोडिक मैगजीन है वो कौन सी हुई? संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका। और ये किसने छपवाई? राजा राम मोहन। सर बुक में लिखा है कि जो पहला बंगाल गैजेट था तो वो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था और उसको एडिट किया था जेम्स ऑगस्टस ने। जेम्स began to edit ना, और पब्लिश किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य। पब्लिश वो करते थे और ये एडिट करते थे। तो इसमें एडिट कर दो, पब्लिश ना करो, एडिट भी करो। एडिटर ज्यादा बड़ा माना जाता है। एडिट का मतलब है अगर कोई कॉलम लिख के लेंगे तो वो एडिटर के बिना मर्जी के आगे नहीं बढ़ता है। तो पहले ये एडिट करते थे बंगाल के जब को, कोई और जब वो पब्लिश करता था। पब्लिशर कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसकी प्रिंटिंग प्रेस है। जैसे आप अलग अलग पब्लिशर नहीं होते, किताबें होती वो पब्लिश करते रहते हैं, तो कोई उसको एडिट करके देगा, वो पब्लिश कर देगा। अगला देखिए, तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय published periodic magazine संवाद कौमुदी। कुमुद यानी चंद्रमा को कहते हैं, संवाद का मतलब बातचीत। और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज व्यूज। और उसी समय जो बहुत कट्टर हिंदूवादी थे उन्होंने अपनी मैगजीन निकाल दी कि इनकी बात काटें, उसको उन्होंने समाचार चंद्रिका कहा। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने क्या किया कि कोई भी समाज सुधारक है तो लोग उसका विरोध करेंगे। ये सती प्रथा विधवा विवाह का विरोध करे थे, इनकी बात काटने के लिए उसने अपनी मैगजीन निकाली कि राजा राम मोहन राय गलत कह रहे हैं। सो हिंदू ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स तो आप समझते हो ना, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी पब्लिश्ड अदर मैगजीन। समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज व्यूज। दोनों में कौमुद आ रहा है, देखो यहां पर भी चंद्रमा, यहां पर भी चंद्रमा है।
4 चंद्रिका टू अपोज हिज व्यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मैगजीन और जो करने वाले थे वो मुख्य राजा राम मोहन राय का ही नाम आएगा अगर आपसे कोई कहेगा। पीरियोडिक मैगजीन, संवाद कौमुदी, संवाद यानी बातचीत होती है तो उसको क्या कहेंगे, संवाद कौमुदी। और वो कौमुदी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मैगजीन बनाई है, भाषा कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये सब शुरू में यही सब होते थे न्यूज़पेपर के नाम, भाषा कौमुदी, संवाद कौमुदी। तो अब देखिए, देवबंद सेमिनरी पब्लिश्ड thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct in everyday life and explaining the meaning of Islamic doctrines। फतवा का मतलब क्या होता है कि एक धार्मिक कॉल होती है कि तुम्हें ये करना है, रिलीजियस डॉक्ट्राइन, फतवा जारी कर दिया ऐसा करना होगा और फिर वो मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फतवा सब प्रिंटिंग में जारी की, ठीक है, कैसे करना है। इन देवबंद सेमिनरी दो हमारे यहाँ मेन रिलीजियस हैं, एक देवबंद है, वो भी वहाँ मुरादाबाद के पास कहीं देवबंद है, और एक बरेलवी है। इनके जो बनने वाले मौलवी होते हैं ये जा करके हज में और सऊदी अरब, इनको बहुत हायर पेमेंट पे लिया जाता है, तो ये बहुत सम्मानित माने जाते हैं। कौन कौन से लोग, दो यहाँ कॉलेज है, मुस्लिम कॉलेज जो कुरान की शिक्षा देते हैं, एक देवबंद है, दूसरा कौन सा है, बरेलवी, बरेली में है। तो इनसे जो मौलवी निकलेंगे वो कुरान के बारे में हाई क्लास नॉलेज रखते हैं। तो चाहे सऊदी अरब अमीरात हो या कहीं पर भी हो या मक्का मदीना हो, इन्हीं को हायर करके वहाँ रखा जाता है। वो बात समझ में आ गई। तो इन्होंने फतवा जारी किए कि ऐसा करना है, ये नहीं करना है, और वो फतवा इतने स्ट्रिक्टली लागू हो रहे हैं, अगर अफगानिस्तान में कोई लड़की वहाँ लिपस्टिक लगा ले तो पत्थर से रगड़ के उसको मिटाया जाता है। हाथ अगर दिख जाए तो हाथ काट दिया जाता है, बुरके से हाथ निकल जाए तो कट। इवन जितनी खिड़कियां थी उनको इस समय बंद कर दिया गया ईंटों से कि इनको बाहर का कोई देख ना सके और ये बाहर ना देख सके, स्त्रियां पूरा। तो एक ईरान में भी बहुत रिवोल्यूशन चला था, उसका एक बाल निकल आया था तो उसको मौत के घाट उतार दिया बुरके से। तो ये सब फतवे कौन जारी करता था, उन्हीं फतवों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बाइकॉट है, इसको निकाल दो, इसका ये बाल बाहर कैसे है। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हमको तो लिखना है ही है। तो लिखो, इन 19th सेंचुरी एक लड़की थी, उसका बेटा बीमार था, तो उसको बेटा बीमार था, वो लेके चली गई, माँ होती है डॉक्टर के पास। तो लोगों को पता चला वहाँ अफगानिस्तान में कि ये बिना, वहाँ औरतें बिना पति के या भाई के नहीं जा सकती, वो अकेले चली गई, कोई बालिग होना चाहिए। तो उसके पति से ही उसको 100 कोड़े मरवाए, वो वहीं मर गई। कोड़े मारो इसको। तो आप वहां निकल नहीं सकते, अकेले नहीं निकल सकते। चलो, दैट इज वो कैसे कैसे औरतों को मारना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्रोसीजर प्रॉफेट मोहम्मद ने कुरान में लिखी। अब मारने के कैसे तरीके होने चाहिए, पेट में कैसे मारना चाहिए, कैसे, पूरा तरीका है। धर्म है, एक धर्म है दुनिया का। चलना ऐसा ऐसा मारना। जो नॉन इस्लामिक हैं उनको कैसे मारना चाहिए, सूरा अल-निसा 5 की आयत जाके पढ़। उनको धोखे से मार डालो, छुप के मार डालो, जैसे वहां पे नहीं हुआ था पुलवामा में, वो सब लिखा गया है। ऐसे थोड़ी कोई अपने मन से थोड़ी कर रहा है, कहीं है तो कोई कर रहा है। तो ये चीजें कि फिर जन्नत मिलती है, ऐसा लिखा हुआ है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग मान जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लिखा है तो उसको मानते हैं। अरे अपने दिमाग भी लगाओ, अपना दिमाग भी तो लगाओ। वो कहते हैं मोहम्मद को फॉलो करें, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? अब दुनिया बहुत आगे निकल गई, 1500 साल आगे चले गए ना हम लोग, अपनी दिमाग भी तो लगाओ। चलिए, तो अब ऐसे 1000 फतवे देवबंद ने जारी किए
और उसके लिए किसका इस्तेमाल किया? प्रिंटेड मीडिया। लिखो इस चीज को, दैट इज द देवबंद सेमिनरी पब्लिश्ड। वरना कितने बड़े 200 डॉक्टर फंस गए। कैसे फंस गए? बचपन में उनको घुट्टी पिलाई गई होगी, लोगों को ये मारना है, कैसे मारना है, ऐसा नहीं होता। अदरवाइज इतना पढ़ लिख के बाद भी कैसे वो ऐसे कर रहे हैं? 200 डॉक्टर पढ़े, तुम अच्छा हाई प्रोफाइल रहते, बच्चों को मजे से पालते, सब कुछ तुम्हारे पास है सर। तो फिर वो जो लेकिन अगर माइंड किसी का तुम करप्ट कर दो, वो यही फिर करेगा। बरेली में बताया होगा ना कि कैसे मारना। हमने वहां देखा है, तो वो लोग बरेलवी वाले देवबंदों को समझते हैं, अरे वो तो ऐसा है। वो बरेलवी और देवबंदी में ऐसी चलती है आपस में, तो मतलब दोनों उसी ट्रेन से आ रहे थे अपने घर में छुट्टी। हमने कहा ये तुम्हें कैसे, अरे ये तो बरेलवी है, ये तो बिल्कुल बेकार है। वो उनसे हेट करते हैं, वो उनसे 72 फिरके एक दूसरे के खिलाफ खड़े। सर वहाँ भी बताते हो ना कि कैसे मारते हैं, कैसे हमने कहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो भी तो वही चीज पढ़ा। नो, दे आर बरेलवी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे तो अपनी भाषा, इतना तो नहीं आता उनको। कुरान पढ़ने वालों को तो फॉर्म भरना भी नहीं आता है, कुछ भरना नहीं। कुछ भी उनसे पूछो, उनसे ये भी पूछ लो, तुम बहुत बेसिक नॉलेज पूछ लो कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है कि धरती सूर्य के, वो भी नहीं बता पाते। इसीलिए तो उनको मदरसा छापते हैं, वो बस कुरान पढ़ना जानते हैं। बहुत बुरी दशा है, आप देखो तो उनका लाइफ क्या है। ठीक है, देवबंद ने क्या रिलीज किया बताइए? थाउजेंड्स ऑफ फतवा पब्लिश्ड। थाउजेंड्स ऑफ फतवा। हमारे यहाँ रहने की वजह से और ओपन माइंडेड होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद इतने बड़े साइंटिस्ट बने। नहीं तो आप देखें साइंस में नोबेल प्राइज में मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन 0 है, जबकि 200 करोड़ की आबादी है और वो पूरा डिपेंडेंट है। कभी अमेरिका से हथियार ले लें, हिला के रख दें,